से मैं गया था। स्टिल वेलकम बैक। खवातीन होने का सबूत ना दे, चुप करके बैठे। अस्सलाम इतनी वालेकुम बातें सर। तो अब खवातीन भी नहीं करती हैं। शर्म करो। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं हम। हमने आखिरी क्लास में आई थिंक शायद थर्मल फिजिक्स हम पढ़ रहे थे, और उसमें से मुझे जो याद पड़ता है, दो चीजें रह गई थी, एक इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, और उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। फिर उसके बाद हम अपने अगले सेक्शन की तरफ आ जाएंगे, दैट्स गोइंग टू बी वेव्स। ठीक है, तो आज कोशिश करते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर, आज के इस लेसन के अंदर हम इवेपोरेशन और बॉइलिंग का कंपैरिजन देख लें। फिर ट्रांसफर ऑफ थर्मल भी शुरू कर लेंगे जितना हो सकेगा। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। सबसे पहले जरा इवेपोरेशन को डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से, जिसको भी पता है जरा मुझे बताएं। हाँ भाई। ओके, कोई और? यस। ठीक है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। एक बात आपको यहां बताता हूं, आई डोंट नो मैंने पहले बताई है या नहीं। आपके जवाब ओ लेवल फिजिक्स के लिए दे नीड टू बी वेरी सिंपल एंड बेसिक। दैट मीन्स इसमें आपने अपनी अंग्रेजी की जौहर नहीं दिखाने। आपने इसमें मोर ओवर, हाउ एवर, देयर फोर, हेंस फोर्थ, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करने की आपको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए अक्सर ऐसा भी होता है कि फिजिक्स में अच्छे नंबर आ रहे होते हैं बच्चों के, इंग्लिश में सी लेके बैठे होते हैं। इट्स ओके, मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं है, एग्जामिनर को भी इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि आपने कितनी अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, एज लॉन्ग एज योर आंसर इंक्लूड्स द थॉट दैट इज नीडेड। लिक्विड टू गैस कन्वर्जन है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। आपके जवाब में ये दो चीजों की जरूरत होनी चाहिए, इसके अलावा और किसी चीज को लिखने की कोशिश ना करें। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हम सोचते उर्दू में हैं, इंग्लिश कमजोर होती है, तो हम उसमें अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। छोटी, टू द पॉइंट, स्नैपी स्टेटमेंट लिखें, फौरन आपकी इंफॉर्मेशन सामने आनी चाहिए। ठीक है जी। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किसी भी टेम्परेचर पर कन्वर्जन हो सकती है, किसी भी टेम्परेचर पर। जरा जल्दी से कंपैरिजन देख लेते हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग का। जी, आप सबको इसके बारे में पता होगा। सोचें और एक एक बात मुझे बताने की कोशिश करें जरा। पहली बात, हाँ भाई। हम्म, ठीक हो गया। इवेपोरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे भी कोई लिक्विड मौजूद है, तो इवेपोरेशन उस टेम्परेचर पे हो सकती है। 1 डिग्रीज वाटर के लिए, 2 डिग्रीज, 3 डिग्रीज, 4 डिग्रीज, 99, 100 डिग्रीज पे भी लिक्विड हो सकता है। तो बॉइलिंग के साथ साथ इवेपोरेशन भी हो सकती है। ओके, इवेपोरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर, बट बॉइलिंग अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट। जी, नंबर टू, आई एम एक्सपेक्टिंग वन फ्रॉम द लेडीज प्लीज। मुझे ना सबके नाम भूल गए। ओके, evaporation occurs at surface only, occurs at surface only। इसका मतलब अगर एक कंटेनर हमारे पास है, उस कंटेनर के अंदर पानी मौजूद है, तो इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस के ऊपर हो सकती है, थ्रू आउट द लिक्विड नहीं हो सकती। जबकि बॉइलिंग के लिए, जब कोई लिक्विड बॉइल कर रहा होता है तो सारा लिक्विड एक ही टेम्परेचर पे होता है, एक साथ बॉइलिंग होती है। नंबर थ्री, जी, वन फ्रॉम द बॉयज नाउ। सर, नो बबल फॉर्मेशन इन इन एवेपोरेशन। बेहतरीन। इवेपोरेशन
occurs without bubble। इन जब चीजें बॉईल करती हैं तो उनके अंदर सिजलिंग और बबल की फॉर्मेशन होती है। इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता, पानी या लिक्विड पड़े पड़े गायब हो जाता है। ओके, नाउ वन फ्रॉम द गर्ल्स प्लीज, एनीवन। कुछ भी बोल दो, कुछ भी। ओके, गर्ल्स की तरफ से मैं एक जवाब कंट्रीब्यूट कर देता हूँ। बॉइलिंग में भी स्टेट चेंज होती है? नहीं होती? हाँ, तो लिक्विड फिर गैस में कन्वर्ट होता है ना, एज अ रीजन। नहीं, नहीं, अब उसने कहा। ओके, बट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट क्या होता है? नहीं, नहीं। गर्ल्स की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन मैं दे देता हूँ, आसान सी बात है। और मैं भूल गया, एक मिनट, सॉरी। हाँ, इवेपोरेशन causes, ये causes a cooling effect। असन, आपको पता है कैसे इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, कैसे, क्यों? The average kinetic energy of the fluid drops. क्यों? क्यों? कुछ भी बोलो, खैर है, इट्स ओके। हाँ, हाँ। नहीं। ओके, होता यह है कि जब किसी सरफेस के ऊपर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हों, तो वो ये करते हैं कि उस सरफेस से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि हीट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन की वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं। ये मैं ऑरेंज से इनके बॉन्ड्स दिखा रहा हूँ। सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ये बॉन्ड्स लूज हो जाते हैं, जिससे मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से राब्ता खत्म हो जाता है, और फिर वो मॉलिक्यूल्स आराम से एयर में इवेपोरेट कर सकते हैं, निकल सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं। तो जब उन्होंने उस सरफेस से या सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले ली, अब्जॉर्ब करके रिमूव कर दी, तो फिर जाहिर है पीछे एक लैक ऑफ हीट बचेगा ना। लैक ऑफ हीट को क्या कहते हैं हम? कूलिंग। ठीक है, ओके। और किसी के ध्यान में कुछ आ रहा है? नहीं? ओके, नंबर 5, So boiling इवेपोरेशन। requires external heating source. जी, मैं वही बताने लगा था, बिल्कुल ठीक है। इवेपोरेशन डज नॉट, ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ, इवेपोरेशन डज नॉट, अभी नहीं लिख रहा ब्रैकेट्स में, इवेपोरेशन डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल हीटिंग सोर्स। इवेपोरेशन के लिए हीटिंग सोर्स की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर ये मेरे पास एक बीकर है पानी का, और मैं इस बीकर को इवेपोरेट करना चाहता हूं, तो मुझे इसके नीचे चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इसको बॉईल करता हूं, तो मुझे इसकी चूल्हा जलाने की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन ये कोई बहुत अच्छा कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बगैर एक्सटर्नल सोर्स के भी बॉईल करती हैं। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन है। आपने कभी वो एक्सपेरिमेंट्स या वीडियो या रील्स देखी है? लिक्विड नाइट्रोजन किसी कंटेनर में डालते हैं, उसमें से गैस निकलना शुरू हो जाती है। हमने उसको एक्सटर्नली हीट नहीं किया, वो खुद ही सराउंडिंग की हीट एनर्जी लेके बॉईल करने लग जाती है। ठीक है, ये इसीलिए जो ये वाला पॉइंट है, मैंने बिल्कुल एंड पे लिखा है। मेरे पास और कुछ नहीं आ रहा था तो मैंने ये लिख दिया। बॉइलिंग लिक्विड टू लिक्विड वेरी करती है कि वो किस टेम्परेचर पे होगी। पानी 100 पे बॉईल करता है, कोई और लिक्विड किसी और टेम्परेचर पे बॉईल कर सकता है। ठीक है, तो अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पे है, तो हमें उसे बॉईल करने के लिए हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इरशाद।
वो, हाँ, कहने का मतलब चूल्हा नहीं जलाना पड़ता, वो सराउंडिंग से हीट लेके खुद ही इवेपोरेट हो जाती है। मैंने अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग, फिजिक्स में क्या ही इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मैंने नोटिस किया। मैं जाने से पहले ना अपनी गाड़ी कहीं पार्क करके गया था, उसमें एक पानी की बोतल रख के गया था। 15 दिन बाद में वापस आया हूं तो पानी की बोतल खाली है। क्या वो बॉईल हुई होगी? एवेपोरेट हुई होगी। ठीक है, वो पानी की बोतल खाली है, ऐसे उसका ढक्कन ऊपर से खुला हुआ था, उसमें से एवेपोरेशन होती है। ठीक है। यस, आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैंने साथ क्लैरिफाई किया कि एक्सटर्नल हीट सोर्स, इन्वायरमेंट को की हीट को भी एक्सटर्नल हीट सोर्स कहा जा सकता है। इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं कि इवेपोरेशन करवाने के लिए नीचे चूल्हा नहीं जलाना पड़ता, आग नहीं देनी पड़ती। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत प्रॉपर पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने बिल्कुल एंड पे लिखा, because there are many question marks in this point. That is why you should focus on writing the top 4 points first. Okay? और ज्यादा से ज्यादा दो ही पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा पॉइंट्स आपको चाहिए ही नहीं। आई होप दैट्स क्लियर। सर ये हो ठीक सकता है। है कि evaporation occurs at a slower rate. ओके, इवेपोरेशन, ये तो डिपेंड करता है कि अमाउंट कितनी है। भाई ने फरमाया इवेपोरेशन अकर्स एट अ स्लोअर रेट। बॉइलिंग जनरली तेज होती है, इवेपोरेशन के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर पानी को बॉईल करना चाहें तो वो जरा जल्दी जल्दी बॉईल हो जाता है, लेकिन उतने ही पानी को, अगर हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर की बात करें तो उतने ही पानी को बॉईल करने के लिए कम टाइम लगता है, इवेपोरेट करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। आप अपने कपड़े सूखने डाले ना, तो वो सारा दिन ले जाते हैं सूखने के लिए, लेकिन अगर जितना पानी आपके कपड़ों ने अब्जॉर्ब किया है उसको बॉईल करें तो आधे घंटे में ऐसे बॉईल हो जाए। ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। बस ठीक है, अब आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। जी, आप सबने ये पढ़े हुए हैं, ये दो दो तीन तीन नंबर के लिए इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं थियोरेटिकल, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। किसी को पता है जी कौन सा फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? ओके, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी करते हैं नंबर 2। इवेपोरेशन is directly proportional to surface area। अगर मेरे पास एक लिक्विड है जिसको मैंने ऐसे कंटेनर में डाला है और एक लिक्विड है जिसको मैंने एक खुले कंटेनर में डाला है, तो इसमें वो वाला लिक्विड जल्दी इवेपोरेट करेगा जिसका सरफेस एरिया बड़ा है, खुला है। क्यों? बिकॉज नाउ मोर वाटर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू द सरफेस। आपको याद है मैंने बताया था इवेपोरेशन अकर एट सरफेस, तो जिसके मॉलिक्यूल सरफेस के करीब ज्यादा होंगे वो ज्यादा आसानी से इवेपोरेट करते जाएंगे। इसीलिए जब हम कपड़े धो लेते हैं, कपड़े धोने के बाद ना उनको ऐसे गोल करके साइड पे फेंक नहीं देते। ठीक है, यू हैव टू स्प्रेड देम आउट so that their surface area becomes larger and evaporation becomes faster। जी, फिर से लिक्विड का क्या? क्यों? देखें, आपके लिए बताता हूँ एक पॉइंट। इवेपोरेशन, ये शायद आपको ना पता हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। ना, गुफ्तगू से इज्तनाब करें। क्या आपको पता है विस्कोसिटी क्या होता है? नहीं, विस्कोसिटी क्या होता है? थिकनेस। थिकनेस तो लेंथ होती है ना, विस्कोसिटी। सर फ्लूइड की रेजिस्टेंस। जी, फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स
ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो उसको फ्लो करने से रोकती है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है हनी, वो बड़ी आसानी से फ्लो नहीं होता, इसीलिए जिसकी, सॉरी रिवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंप्रूव कर लीजिएगा। जिस लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होती है उसकी इवेपोरेशन स्लोअर या कम होती है, वो उतनी आसानी से इवेपोरेट नहीं कर सकती। इसकी एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट लिख देता हूं। थिकर इज नॉट द राइट वर्ड, इट्स नॉट द राइट वर्ड। साइंस की जुबान में जिसको आप थिकनेस कह रहे हैं वो लफ्ज विस्कोसिटी है। थिकनेस तो एक तरह की लेंथ होती है। सो थिकर लिक्विड्स लाइक हनी इवेपोरेट स्लोअर। मैं ये कहना चाह रहा हूं ऐसे लिक्विड्स जिनकी लेयर्स के दरमियान में रेजिस्टेंस या फोर्सेस ज्यादा होती हैं वो ज्यादा मुश्किल से इवेपोरेट करते हैं। और कोई पॉइंट आ रहा है कि किसी के जहन में? मैं आपको एक हिंट देता हूँ, शायद वो सुन के आपके जहन में आ जाए। जब मैं छोटा था ना, तो मेरी अम्मी ने कैरेक्टर बिल्डिंग के तौर पे ना मुझे कहती थी अपना यूनिफॉर्म खुद धो। पता नहीं आप में से कोई अभी भी ये करता है या नहीं करता। हमारी अम्मी ये करती थी, वीकेंड के ऊपर यूनिफॉर्म धो देती थी, और फिर जब वो मिड वीक ऐसे वेडनेसडे तक 3 पेयर से यूज हो जाते थे फिर कहती थी आप खुद धो बाकी 2 दिन के लिए। अच्छा जी, अब मैं जब धो लेता था, मैं धोता ही नहीं था, जाहिर है बच्चा था, सुस्त था, 3 4 क्लास की बात है। तो फिर फजर के टाइम उठ के अम्मी ही मेरी शर्ट धोती थी दोबारा, और कमरे में फैला के पंखा चला देती थी चाहे सर्दियां क्यों ना हो। ठीक है। और जब तक मैं जाने का टाइम होता था मेरी शर्ट सूख जाती थी। क्या इस कहानी से आपको कोई फैक्टर पता चला? इवेपोरेशन is ह्यूमिडिटी। directly proportional to wind speed। जब तेज हवा चल रही हो तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड कैन इजीली एस्केप द लिक्विड। क्यों? क्योंकि बेसिकली इवेपोरेशन में होता यही है कि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को किसी ना किसी तरीके से एनर्जी चाहिए। जब उनको एनर्जी मिल जाती है ये लूज होके ऐसे लिक्विड से बाहर आ सकते हैं। जब उनको एनर्जी मिल जाती है तो वो बाहर आ सकते हैं। तो जब विंड स्पीड ज्यादा होगी तो विंड स्पीड में जब मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर मूव कर रहे होंगे उनके पास भी तो कोई ना कोई एनर्जी होगी ना। मूविंग पार्टिकल्स के पास कौन सी एनर्जी होती है? बेहतरीन, यहां से ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हवा के मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये मूव करते हुए आते हैं दे स्वीप द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। लिक्विड मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे से उठा के ले जाते हैं क्योंकि इनके पास किनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इट्स लाइक एक बंदा खड़ा हो पीछे से एक गाड़ी आके उसको बचे, गाड़ी के पास तो किनेटिक एनर्जी है, वो बंदे को साथ ले जाती है। फरमाइए। अच्छा नहीं सूखते? चलो मैं बताता हूँ। और मैं अच्छा खादिम, ये जो सारे फैक्टर्स आपको बताए हैं ये सब एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब अलहदा अलहदा नहीं है ना, साथ और भी तो फैक्टर्स को स्टडी करना ना। सर्दियों में अगर हवा चल रही है लेकिन टेम्परेचर बहुत कम है, तो देखो अगर आप गर्मियों से कंपेयर कर रहे हो ना, गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा है और विंड ज्यादा है, दो फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सर्दियों में क्या है? सर्दियों में टेम्परेचर कम है, इवेपोरेशन टेम्परेचर की वजह से नहीं हो पा रही, विंड स्पीड की वजह से होती है इवेपोरेशन, लेकिन क्योंकि उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी आप गर्मियों से कंपेयर करते हैं, इसलिए आपके कपड़े सूखते नहीं है। लेकिन गर्मियों में अगर 2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, सर्दियों में शायद 2 दिन लग जाएं, लेकिन इवेंचुअली सूखेंगे। यू गेट माई पॉइंट? ओके, एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। मैं पढ़ाने आया हूं, मैं आता हूं। अच्छा जी, एक और बात मेरे ध्यान में आ रही, क्या आपके पास है एक फैक्टर और
सर हैं? ह्यूमिडिटी। यार तेरे पास सारा कुछ है। सर हाँ। दिमाग है मेरे पास। हाँ, मुझे मुझे लगता है कहीं से देख देख के बताई जा रहा है, क्योंकि इतना स्मार्ट कोई भी नहीं होता। Evaporation is inversely proportional to humidity. Evaporation is inversely proportional to humidity. क्या मतलब? ह्यूमिडिटी क्या होता है? अब सही बात है, आजकल शुरू हुआ है ना जी। ओके, बेहतरीन है, सही कह रहे हैं। देखेंगे, ये मेरे पास एक लिक्विड है, और लिक्विड की सरफेस के पास ये मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिन्होंने कोशिश करनी है इवेपोरेट करने के लिए। लेकिन अगर जहां इन्होंने इवेपोरेट करके जाना है, वहां पर पहले से ही लिक्विड मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एयर के अंदर कितना लिक्विड कंटेंट मौजूद है। ठीक है। ड्राई एयर होती है और वेट एयर होती है। ड्राई एयर में आसानी से ह्यूमिडिटी, सॉरी, आसानी से इवेपोरेशन हो जाती है। जो वेट एयर है, जिसमें पहले से पानी बहुत मौजूद है, तो ये जो लिक्विड्स हैं, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इनका बाहर एस्केप करना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी इवेपोरेशन तो फिर भी होगी, लेकिन उतनी आसानी से नहीं होगी जितनी जब यहाँ वाटर कम हो। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आपने खाना गर्म करते हैं, तो उस खाने को हमेशा ढकते क्यों है? Why do you ढक it? I mean, why do you cover it? यार साइंटिफिक जवाब दो ना। हाँ, स्टीम। खाना गर्म करना है, हमने रखना है। हाँ, क्यों? एग्जामिनर को प्रैंक करना है तुमने? ऐसा नहीं है। जो टॉपिक जिसकी बात हो रही है ना, इसके बारे में सोचो। ऐसा नहीं जितनी फिजिक्स आती है मैं सारी बोल दूं एक साथ। क्यों? गर्म हो जाए। हाँ। अच्छा, जब आप वो ढक्कन उठाते हैं, आपको एकदम से स्टीम फील होती है कि नहीं होती? अच्छा, अब होगा ये कि जब आप खाना गर्म करेंगे ना, और उसको आप ढक देंगे, जब आप ढक देते हैं तो उस खाने में से इवेपोरेशन होती रहती है, गर्म पानी निकलता रहता है, लेकिन क्योंकि वो ट्रैप हो जाता है ना, तो उस ढक्कन के नीचे एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। यानी कि और लिक्विड मॉलिक्यूल्स का बाहर आना जरा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वो खाना जो है, वो खाना गर्म रहता है। आपको पता है खाना गर्म कैसे होता है? माइक्रोवेव अवन्स के अंदर जब आप खाना गर्म करने रखते हैं ना, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाता है। हर खाने में वाटर मॉलिक्यूल्स तो होते हैं, चाहे वो कोई भी खाने की चीज हो, उसमें वाटर मॉलिक्यूल, वाटर कंटेंट होता है। और वो माइक्रोवेव ओवन्स उस वाटर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं। अब वो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास चूंकि एनर्जी आ गई, वो आसानी से इन्वायरमेंट में एस्केप कर सकते हैं, जिससे खाना ठंडा हो जाएगा। जब हम ढक देते हैं ना, तो हम वाटर मॉलिक्यूल्स को उस ढक्कन के नीचे ट्रैप कर देते हैं, ताकि पीछे से और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर ना आ सके, जिसकी वजह से वो ट्रैप रहते हैं। जैसे ही ढक्कन आप हटाते हैं, वो जो स्टीम उस ढक्कन के नीचे कलेक्ट हुई होती है, वो बाहर आती है, यानी आपका खाना फिर से ठंडा होना शुरू हो जाता है। फिर से बोलो। कौन सी चीज हो? बताओ ना। क्या चीज? कोई चीज आप बता सकते हैं खाने की जिसके अंदर वाटर कंटेंट ना हो? चिकन के जो टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, फ्राइड चिकन में जो टिश्यूज है ना, चिकन के गोश्त है, उसके अंदर भी पानी होता है, वाटर कंटेंट। और कुछ चीज सोचें। ब्रोकली। ब्रोकली एक पौधा है, पौधा। पौधे के अंदर जाइलम और फ्लेम, दो अलग तरह की ट्यूब्स होती हैं। एक न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करती है, एक पानी ट्रांसफर करती है। चीनी। आपको पता है चीनी कैसे बनती है? केचप। केचप पता है टमाटर से बनता है। कौन सा मसाला? गरम मसाले में क्या डलता है? इलायची, दार चीनी, नहीं, पानी नहीं डलता। क्या डालें? किस तरह यार?
दुनिया की सर हर ये आपको चीज, रेज बेट कर या रहे हैं तो वो बस। जानवर है या तो वो पौधा है, उसमें पानी होता ही होता है। ठीक है, कम या ज्यादा वो एक अलग सवाल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास कितने पैसे हैं, हो सकता है कोई इधर अंबानी का बच्चा बैठा हो करोड़ों रुपए जेब में लेके, किसी के पास 1-2 रुपए भी होंगे, इन सब चीजों के पास कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट होता ही है। ऐसी कौन सी खाने वाली चीज है जो लिविंग थिंग नहीं थी कभी? बताओ। मिट्टी खाई है? नहीं। अच्छा, चलो, आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, जल्दी से विल मूव ऑन टू। जी। ओके, यस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको याद पड़ता होगा, मैंने बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट अफेक्ट्स how easily a liquid can get transferred from a liquid to gas. Okay, अगर वैक्यूम क्रिएट हुआ सराउंडिंग में, प्रेशर कम है, तो इसका मतलब है द लिक्विड कैन इजीली मूव इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। प्रेशर कम कैसे हो सकता है? हम एयर मॉलिक्यूल्स को हटा देते हैं ना, तो बेसिकली वहां पर हम वो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं ना, जहां मॉलिक्यूल आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। यस, इफ देयर इज लो प्रेशर थिंग्स। ओके, एज कम्पेयर टू अर्थ, देखो जब आप उसको मरकरी के पास ले जाते हो, तो एक फैक्टर तो कम हो गया ना, दैट शुड रिड्यूस इवेपोरेशन। बट दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर हाई हो गया, दैट शुड अफेक्ट द इवेपोरेशन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर कितना ज्यादा हुआ है। यस, इट विल अफेक्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ हायर द टेम्परेचर इज। ओके, अच्छा, चलें अब हम बात करते हैं आगे, ट्रांसफर ऑफ, आपस में ना करें, मेरे से करें। ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होता है? लेडीज गुफ्तगू करती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। या तो मुझे भी बताओ क्या बात है। हाँ जी, थर्मल एनर्जी, एनीवन? कैसे डिफाइन करेंगे इसको? ओके, ठीक है, नहीं, ये लिखना नहीं है, हमें एग्जामिनर पूरा लानत भेजेगा। जी, ये टोपी वाला। हाँ, थर्मल एनर्जी, मैंने कुछ 6 दफा बताई होगी अभी तक थर्मल एनर्जी, मतलब हीट वाले सेक्शन में। अच्छा, ठीक है, लिखना नहीं है, ये एग्जामिनर पता नहीं क्या करेगा। हाँ जी। वाह, नहीं, लोग अपने नोट्स देख रहे हैं पीछे से। जो गलत जवाब होगा ना, मेरे पेट में डाल देना तुम, ठीक है ना सर, आपने कहा था, ऐसे नहीं कहा था मैंने बताया है, इट इज द एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट रीजन टू अ कोल्ड रीजन। अगर पहले नहीं लिखी थी तो अब लिख लें, एनर्जी दैट ट्रांसफर्स दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट रीजन टू अ कोल्ड रीजन, यानी एक ऐसी एनर्जी है जो गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ मूव करती है। सिंपल, आसान सी बात है, वेरी इजी। आप में से किसी को खाना पकाने का शौक है? नहीं है? मुझे तो है, मुझे तो है। मैं ये क्या सोचता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि अगर मैं टीचर ना होता ना, आई वुड हैव बीन अ शेफ, बावर्ची, टेक प्राइड इन इट। अच्छा, तो मैं जब भी चीजें बनाती, मैं ये कभी चपेड़ मार देनी किसी को। अच्छा, जब हम खाना बनाते हैं तो हम लोहे का चमचा इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी देर के बाद ना वो लोहे का चमचा गर्म हो जाता है। अच्छा यार, ठीक है ना, लेट मी हैव माय फन इडियट। अच्छा। चलो, मेरा सारा मजा खराब कर दिया। देखो भाई, 3 तरह के तरीके होते हैं जिससे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। ये कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड
रेडिएशन। तीन तरह के मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है। कंडक्शन में होता है पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड कोलाइड एंड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसलेट हैं। क्या बोले जा रहे हैं मैं बताता हूँ। कंडक्शन वो मेथड होता है जिसमें वो मटेरियल जो कंडक्ट करना चाहता है उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और आपस में टकराते हैं, और उस मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट ये उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली बात नहीं है। ट्रांसलेट का मतलब होता है एक जगह से हाँ जी दूसरी जगह जाना। बिल्कुल ठीक है। कन्वेक्शन में पार्टिकल्स एक्चुअली गेट डिस्प्लेस्ड अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ये मैंने अभी इनकी डेफिनेशन नहीं लिखी, छोटे छोटे हिंट्स लिख रहा हूं अभी। इनको वन बाय वन भी अभी डिस्कस करेंगे। ऊपर वाला जो मेथड है कंडक्शन, इसमें पार्टिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल इनकी बात हो रही है, ये अपनी जगह छोड़कर नहीं जाते। अपनी जगह पर खड़े खड़े आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, साथ वाले से टकराते हैं और अपनी एनर्जी उसको दे देते हैं। अपनी जगह छोड़कर कहीं और नहीं जाते। जबकि कन्वेक्शन जो है ना, इसमें पार्टिकल्स के पास ये लिबर्टी होती है कि ये अपनी जगह छोड़ के ऊपर जा सकते हैं और नीचे आ सकते हैं। अब क्योंकि इसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, सॉलिड्स के पास तो फ्री पार्टिकल्स नहीं होते, है ना। सॉलिड्स के पार्टिकल्स तो अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं। इसीलिए सॉलिड्स में सिर्फ कंडक्शन हो सकती है। जबकि कन्वेक्शन जो है ना, ये फ्लूइड्स में होती है। असल फ्लूइड्स क्या होते हैं जी? हाँ, फ्लूइड्स इज अ वर्ड जो कलेक्टिवली गैस और लिक्विड के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, बाय द वे, लिक्विड्स के अंदर भी थोड़ी सी कंडक्शन हो सकती है। लिक्विड्स में भी थोड़ी सी कंडक्शन हो सकती है, लेकिन उसके इफेक्ट को हमने नेग्लिजिबल कंसिडर करना है। नेग्लिजिबल, क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी होती है, तो हमारे सिलेबस में लिक्विड्स में कंडक्शन नहीं होती। इन रियल लाइफ हो सकती है। ठीक है। अच्छा, रेडिएशन ये वो मेथड है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये हमारा अगला सेक्शन है वेव, जिसमें हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। रेडिएशन के लिए नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम नेसेसरी। रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। आपको एक बात बताने की कोशिश करने लगा हूं, आखिरी 2 मिनट रहते हैं, जरा ध्यान से मेरी बात सुन लें। आपको ऐसी बात एक बताने वाला हूँ जो शायद मुझे भी टीचर ने बताई होगी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया होगा क्लास में। मैं भी ऐसे ही कहीं अपना फोन छुप करके देख रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूं कि जरा गौर से देख लें। कंडक्शन का मैकेनिज्म बता रहा हूं, आखिरी बात आज के लिए। कंडक्शन, कंडक्शन के दो मैकेनिज्म्स हैं। पार्टिकल्स यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट एंड कोलाइड टू ट्रांसफर हीट। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसलेट। जब भी कोई मटेरियल कंडक्शन करता है तो उसमें ये दो काम हो सकते हैं। फिर आप कह रहे हैं हो सकते हैं, क्या मतलब है? होने चाहिए नहीं? नहीं। देर आर टू टाइप्स ऑफ मटीरियल्स। एक मटीरियल को कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर, जो कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उसमें ये दोनों मेथड्स होते हैं। यानी कंडक्टर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करके साथ वाले से टकरा के भी हीट देते हैं,
और कंडक्टर के फ्री वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर आगे भी जाते हैं। जबकि दूसरा मटेरियल है इंसुलेटर्स। अब कितनी मजे की बात है, नाम इंसुलेटर्स है लेकिन इसमें भी कंडक्शन होती है, लेकिन चूंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो हीट लेकर कहीं जा सके, इसलिए इंसुलेटर्स में कोई बहुत अच्छी कंडक्शन नहीं होती। बेसिकली कंडक्टर्स वो होंगे दैट हैव फ्री वैलेंस शेल electrons which translate for efficient energy transfer। जबकि इंसुलेटर्स में बाउंड वैलेंस शेल electrons which do not transfer heat energy। कंडक्टर्स की एग्जांपल है मेटल्स, जबकि इंसुलेटर्स की एग्जांपल है लेट्स से प्लास्टिक और वुड। मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी थी कि किसी को खाना पकाने का शौक है, वो चमचा गर्म हो जाता है, ये एंड ऑल। उस चमचे के एंड पे ना लकड़ी का या प्लास्टिक का एक हैंडल सा होता है, थोड़ी देर बाद वो भी गर्म हो जाता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना एक मेटल गर्म होता है। दैट मीन्स प्लास्टिक एंड वुड एंड मटेरियल्स जिनको हम इंसुलेटर समझते हैं, वो भी थोड़ी बहुत कंडक्शन करते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू मेटल्स उनकी कंडक्शन अच्छी नहीं है। So an insulator can cause a little bit of conduction as well. Do you get my point? Insulators are poor conductors. दुनिया में कोई मटेरियल 100% इंसुलेटर नहीं है। हर मटेरियल कुछ ना कुछ हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा, क्योंकि एटम्स या मॉलिक्यूल्स तो सबके पास ही मौजूद होते हैं। That's it from my side for today. I will still be here for a couple of minutes. किसी के ध्यान में कोई बात है, कोई रोना है, कोई तसल्ली चाहिए, प्लीज मेरे पास आ जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है।